चाणक्य की नीति हो या आर्यभट्ट का आविष्कार, वाल्मीकि की रामायण हो या नालंदा का ज्ञान, महापुरुष गौतम बुद्ध, महावीर गुरु गोविंद सिंह या फिर सम्राट अशोक, इन सबको अगर कोई कड़ी जोड़ती है तो वो है बिहार। इतने महान सशक्त लोगों को जोड़ने वाली इस भूमि यानी बिहार का ये आधुनिक हाल कैसे हुआ? कौन है इसके पीछे और क्या थे वो कारण जो एक प्रोपेगेंडा के तहत बिहार को गरीबी, भुखमरी, असाक्षरता की तरफ धकेल दिया गया? बिहार के जो दो रूप मैंने आपको बताए, एक वो सशक्त साम्राज्य जिसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया और दूसरा वो रूप जो आज भारत में ही अपने साथी राज्यों से पिछड़ा हुआ नजर आता है, बिहार, जहाँ के लोगों के लिए आज उनका खुद का इंट्रोडक्शन एक स्लैंग बन चुका है। आज मैं बिहार की वो कहानी बताने जा रही हूँ जिसपे आपने कभी गौर नहीं किया। बिहारी मानो नाम नहीं, गाली है। बिहारी शब्द सुनते ही आपके मन में जो गवार, पिछड़ापन या लेबर क्लास की छवि आती है, होप कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद ये नजरिया आपका बदलने वाला है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप खुद समझ सकें कि बिहारी गाली नहीं, गर्व है। बिहार के आधुनिक हालात के पीछे कोई एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हम चीजों को शुरुआत से समझें तो भारत की बाकी समस्या की तरह ही बिहार के डाउनफॉल की भी नींव अंग्रेज ही रख गए थे। इन्होंने 1793 में उस समय के बंगाल प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को पास किया था, जिसके अंदर आज का मॉडर्न डे बिहार भी आता है। बिहार में अपनी पावर चलाने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी खेती और किसानी इनकम पर ही निर्भर थी। उस समय भारत में सबसे ज्यादा खेती का आय बंगाल प्रेसिडेंसी से आता था और ये इतना बड़ा था कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी इसी के टैक्स से सपोर्ट मिलता था। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफी उग्र होकर काम कर रही थी और इसीलिए वे चाहते थे कि लैंड या कृषि से आने वाला आय लगातार बढ़ता रहे। अगर डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि 1765 से 1793 के बीच आय डबल हो चुकी थी। उस समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नोटिस किया कि बंगाल प्रेसिडेंसी से टैक्स तो मिल रहा है लेकिन इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल काम है। तो उसने इसका समाधान निकाला और कलेक्शन का काम उस समय के जमींदारों को दे दिया जो पहले से ही मुगल एम्पायर के समय या इंडिपेंडेंट किंगडम के समय पर भी टैक्स वसूली कर रहे थे। अगले कुछ सालों में बंगाल प्रेसिडेंसी के कृषि उत्पाद में कमी होने लगी। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो टैक्स मिलता था वो भी कम होने लगा। इस वजह से 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को पास किया। इस एक्ट के अंदर ये कहा गया था कि साल 1793 में बंगाल प्रेसिडेंसी के जमींदार जितना भी टैक्स वसूल करेंगे उसका 90% उन्हें आने वाले हर सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए टैक्स फिक्स हो गया, लेकिन यहाँ पर कृषि उत्पाद उतना अच्छा नहीं चल रहा था तो किसानों के लिए मुश्किलें और बढ़ गई। इस एरिया के जो गरीब किसान थे वो और गरीब होने लगे क्योंकि अब चाहे बारिश हो या ना हो, फसल उगे या ना उगे, चाहे खेती में लॉस ही क्यों ना हो, फिर भी उनको फिक्स टैक्स तो देना ही है। इससे एक और चीज हुई, जो किसान टैक्स में डिफॉल्ट करते थे उन्हें अपनी जमीन से भी हाथ धोना पड़ा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस एक्ट ने धीरे धीरे किसानों की बैकबोन को ही तोड़कर रख दिया। 1947 में देश आजाद हो गया था लेकिन जमींदारी सिस्टम तब भी चल रहा था। अब कहने को तो बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने आजादी के बाद जमींदारी सिस्टम को खत्म किया, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर पता करें तो पता चलता है कि कहानी वैसे ही चल रही थी जैसे कि आज बिहार में शराबबंदी की है। बिहार के अंदर लैंड रिफॉर्म एक्ट को लागू करने का काम जिन लोगों को मिला था वो खुद ही बड़े बड़े जमींदार थे, जिसके कारण बिहार में जमींदारी सिस्टम कभी पूरी तरह से खत्म हो ही नहीं पाया और जो गरीब थे वो और गरीब होते चले गए और जो अमीर थे वो और अमीर। कुछ ऐसे हालात बन चुके थे कि बिहार के जो आम लोग थे उसे अपने जीवन यापन के लिए भी लड़ना पड़ रहा था, जिससे यहाँ की खेती, पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवा आदि इन सब पर तगड़ा प्रभाव पड़ा और ये सब दिन पर दिन नीचे जाने लगे। उस समय के बंगाल प्रेसिडेंसी में बिहार, झारखंड, ओडिशा, बांग्लादेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आदि सब आते थे। अब यहाँ एक बात गौर करने लायक ये है कि जब परमानेंट सेटलमेंट एक्ट पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ फिर बिहार के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण है द फ्रीड इक्वलाइजेशन पॉलिसी। अब चीजों को जरा ध्यान से समझते हैं। बिहार और झारखंड उस समय ये दोनों राज्य एक ही थे जो बिहार के नाम से ही जाने जाते थे। बिहार में मिनरल, आयरन और कोल की भरमार थी। इन सब को प्रोसेस करके अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जाता था। इसे प्रोसेस करने की फैक्ट्री बिहार में नहीं थी। इसकी फैक्ट्री देश के पोर्ट एरिया जैसे
गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसी जगहों पर थी। अब उद्योगपतियों को बिहार से अपनी फैक्ट्री तक कच्चा माल ले जाने में काफी खर्च आ रहा था। इस पर उद्योगपतियों ने बिहार में कंपनी लगाने की सोची, पर यहाँ भारत सरकार को लगा कि अगर ऐसा हुआ तो देश में मिनरल समानता की समस्या उत्पन्न होगी और बिहार में मौजूद प्राकृतिक चीजें अन्य राज्यों तक नहीं पहुँच पाएगी। और फिर भारत सरकार ने 1952 में द फ्रीड इक्वलाइजेशन पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के तहत उद्योगपतियों को अपनी फैक्ट्री तक कच्चा माल ले जाने में जो खर्च आ रहा था, उस पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाने लगी। कुल मिलाकर उद्योगपतियों को लगा कि जब हमें ट्रांसपोर्ट पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है तो क्यों कंपनी को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करें। और फिर कुछ समय बाद उद्योगपतियों के पास पैसा ही पैसा हुआ और वे अपने बिजनेस का और विस्तार करने लगे। इन्हें अब और भी नई नई फैक्ट्रीज की आवश्यकता थी। अब देश में तो ट्रांसपोर्ट की समस्या थी ही नहीं, यानी इन्हें अपने बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां से ट्रांसपोर्ट लागत कम से कम पड़े, और ऐसे में सी पोर्ट एरिया से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती थी। तो आप इस मैप को देखिए, डार्क ब्लू में हमें वो राज्य दिख रहे हैं जहां पर आयरन और ज्यादा मात्रा में है, जिसमें बिहार भी शामिल है। आयरन और वही मिनरल है जिससे आयरन या स्टील की चीजें बनाई जाती हैं। यही नहीं, कोल रिजर्व में भी बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा आता था। लेकिन द फ्रीड इक्वलाइजेशन पॉलिसी आने के बाद ज्यादातर फैक्ट्रीज महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स की तरफ मूव करने लगी, जिससे उन्हें भारत के अहम पोर्ट्स का एक्सेस मिल सके। बिहार मिनरल से भरपूर राज्य के रूप में उजागर हो रहा था, लेकिन वहाँ कोई फैक्ट्री न बनने के कारण वहाँ कोई जॉब की व्यवस्था नहीं हो रही थी। ये बात पूर्व प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी भी बोल चुके हैं। कुल मिलाकर अब बिहार के साथ बात तो वही हो गई जो अभी देश में एमएसपी को लेकर है। अब चलते हैं बिहार की आधुनिक दशा के तीसरे कारण की ओर, जो है लैक ऑफ इंडस्ट्रीज। द फ्रीड इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत बिहार का एक्सप्लॉयटेशन अर्ली 90s तक चल रहा था और आखिर में साल 1993 में फ्रीड इक्वलाइजेशन पॉलिसी को वापस ले लिया गया। लेकिन तब तक बिहार का बहुत नुकसान हो चुका था। साल 1960 में जहां बिहार का प्रति व्यक्ति आय नेशनल इनकम का 54% हुआ करता था, वहीं आज बिहार का प्रति व्यक्ति आय नेशनल इनकम का महज 35% के आसपास ही रह जाता है। इसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बिहार को हमेशा लो फंड मिला, जिसने बिहार के ग्रोथ को काफी पीछे कर दिया। आज के समय में भी बिहार में कोई इंडस्ट्री आपको नहीं दिखेगी। एक समय था जब बिहार अकेले देश का 40% शुगर उत्पाद करता था, लेकिन आज के समय में यह सिर्फ 4% रह गया है। राइस मिल की भी हालत कुछ ऐसी ही है। लगभग 30% राइस मिल रह गए थे, बाकी सारे बंद हो गए थे। इन्हीं सब कारण के चलते नीति आयोग का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बताता है कि बिहार की रैंक आज 26 नंबर पर है। सरकार की खुद की रिपोर्ट बताती है कि बिहार के लोग सिर्फ गरीब नहीं, बहुआयामी गरीब है। बिहार की लगभग 80% आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। बिहार भारत का चौथा बड़ा वेजिटेबल तथा 8वां फल उत्पाद करने वाला राज्य है। यहाँ की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन इन लोगों की जो जमीन है वो अलग अलग और छोटे छोटे हिस्सों में है। यहाँ किसी कंपनी को फैक्ट्री लगानी भी है तो उसे एक ही जगह पर बड़ी से बड़ी जमीन का हिस्सा चाहिए। अगर कंपनी हिस्सा डिसाइड भी कर ले तो एक लैंड के टुकड़े में कई लोग आ जाएंगे कि ये उनकी जमीन है। अब ऐसे में सबको एक साथ लाना नामुमकिन सा हो जाता है। इसके अलावा बिहार में एक इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, यानी इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, रोड आदि इजीली अवेलेबल ना होने के कारण भी इंडस्ट्रीज यहाँ से दूर भागती हैं और यहाँ के युवा यहाँ से बाहर जाने को मजबूर हैं। खैर 1993 में द फ्रीड इक्वलाइजेशन पॉलिसी बंद होने के बाद बिहार को तरक्की की ओर बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका भी एक अहम कारण है और वो है जाति आधारित राजनीति। जब साल 1991 में भारत में एलपीजी रिफॉर्म यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाले रिफॉर्म लाए गए, उस समय भारत का हर राज्य इस होड़ में लगा था कि उन्हें कैसे ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिले। लेकिन इस समय भी बिहार के अंदर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी, यानी जातीय राजनीति। बिहार में कास्ट सिस्टम बहुत पहले से चला आ रहा था। आजादी के बाद भी यह सिलसिला और बढ़ चढ़कर सामने देखने को मिल रहा था। यही कारण था कि आजादी के बाद जाति आधारित कई राजनीतिक पार्टी उभरकर सामने आई और यह सिलसिला आज भी देखने को मिलता है। इसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये हुआ कि लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, विकास आदि पर ध्यान न देकर जात पात देखकर नेता को वोट करने लगे।
इससे एक और नतीजा निकला कि इलेक्शन में जीतने के लिए नेता को ग्राउंड वर्क पर कम काम करना पड़ता था, क्योंकि उनको जात देखकर वोट मिल जाते थे। इस कारण से बिहार में हाई लेवल ऑफ करप्शन होने लगा। बिहार को नीचे ले जाने में एक और आपदा है जो हर साल बिहार वासियों के सर का दर्द बना रहता है, और वो है यहाँ आने वाली बाढ़, जो हर साल करोड़ों का नुकसान करती है। गंगा, घाघरा, बसंती, कोसी, फल्गु, सोन, पुनपुन आदि ऐसी कई नदियां हैं जो हर साल बारिश के मौसम में अपने उफान पर रहती है और बिहार का भौगोलिक नक्शा ही बदल कर रख देती है। इस सब के कारण यहाँ के लोगों के जीवन तथा उनकी खेती आदि पर बुरा असर पड़ता है। 1979 से 2017 तक के डेटा को देखें तो पता चलता है कि बिहार में बाढ़ के कारण लगभग 10,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब बात करते हैं बिहार के एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि बिहार के पीछे रहने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इतिहास में तो नालंदा, मिथिला, विक्रमशिला जैसी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी यहाँ पर हुआ करती। ना जाने कितने देशी विदेशी रिसर्चर ट्रैवलर्स इन यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करने आए थे, लेकिन आज वही बिहार लिटरेसी रेट के मामले में भारत के सबसे अंत में आता है। जहाँ किसी राज्य की एजुकेशन की हालत इतनी बुरी होगी, वहाँ दूसरे सेक्टर पर भी इसका असर पड़ना लाजमी है। इन सब के अलावा बिहार के आधुनिक हाल की जिम्मेदार एक और बड़ी चीज है, और वो है यहाँ का अपराध रेशियो। बिहार के बारे में लोगों को कई बार जंगल राज के नाम से संबोधित करते भी सुना होगा। अगर आप यहाँ क्राइम रेशियो पर नजर डालें तो आपको समझ आएगा कि आखिर क्यों बिहार को लोग जंगल राज कहते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड साल 2020 पर नजर डालें तो पता चलता है कि बिहार भूमि और संपत्ति संबंधी झगड़े के मामले में, पुलिस और सरकारी अधिकारियों पर हमला करने के मामले में देश में पहले स्थान पर आता है। इतना ही नहीं, हत्या के प्रयास, दहेज संबंधी मामले, दलितों के साथ भेदभाव और किडनैपिंग आदि के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर आता है। अब ऐसी जगह पर कौन सी कंपनी इन्वेस्ट करना चाहेगी जहां का क्राइम रेशियो इतना ज्यादा हो। मैंने आज के इस वीडियो में बिहार के पिछड़े होने के कुछ मुद्दों को आपके सामने रखने की कोशिश की है। आपकी समझ से और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो बिहार को पीछे कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है आगे आने वाले सालों में बिहार की स्थिति बदलेगी? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।